रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हार कर मत बैठे मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड झारखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बातें राजनीति की, बातें सत्ता की, बातें प्रतिष्ठा की, बातें चुनाव की। और आज बातें करेंगे उनसे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जमशेदपुर की राजनीति के चाणक्य हैं। क्या क्या चलती है उनकी रणनीति, क्या होती है 2024 के चुनाव में उनकी रणनीति क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी की, जिन्होंने 2019 में कुछ ऐसे शिकस्त दी थी कि आज तक जमशेदपुर उसे भूल नहीं पाया है, भारतीय जनता पार्टी उसे भूल नहीं पाई है। तो क्या है उनकी आगे की रणनीति, क्या होगा उनका आगे का रुख, चलिए जानते हैं सरयू राय जी से और करते हैं उनसे बातें। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय इनसाइड झारखंड न्यूज़ के लिए निकाला। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोगों ने समय दिया और हम लोगों को मौका दिया कि आपके दर्शकों के सामने हम आएँ। शुक्रिया सर। स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे कि सब जानते हैं सरयू राय, या फिर हम लोग ऐसा नाम लें जमशेदपुर में कि राजनीति के चाणक्य। तो आपको बेसिकली लोग राजनीति के चाणक्य नाम से संबोधित कर रहे हैं जमशेदपुर में। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नाम पढ़ने के कारण, या फिर आपके लिए ये लाइन चाणक्य जो अपने आप में बहुत महान हस्ती थे, सब जानते हैं उनकी रणनीति, सब जानते हैं उनकी चीज़ें, तो ऐसा नाम आपके लिए पढ़ना कि सरयू राय मतलब जमशेदपुर की राजनीति के चाणक्य, ऐसा क्यों है? पता नहीं, ये तो जो लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं बेहतर वही बता सकते हैं। मुझे तो इसमें कहीं दूर तक भी सच्चाई नज़र नहीं आती है। इतने बड़े महान लोगों से किसी की तुलना की जाए तो कभी कभी लगता है कि ये तुलनाएं प्रासंगिक नहीं हैं। अब लोगों के मन में, दिमाग में कुछ नाम घर कर जाते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ निर्णय होते हैं, कुछ घटित होता है, तो उसके पीछे भूमिका हो या ना हो, लोग मानते हैं कि भूमिका रही होगी, इन्होंने ऐसा करा दिया होगा, कर दिया होगा। तो इस नाते ये सब लोग इस तरह की बात करते हैं, मगर मुझे कहीं कोई भ्रम नहीं है कि इस तुलना के योग्य मैं नहीं हूँ। सर, ये तो अच्छी बात है कि आपने हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लिया, लेकिन सर नहीं लगता कि ये नाम लेने के कारण ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरीके से आपने चारा घोटाले को उजागर किया, जिस तरीके से आपने तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी चीज़ें की, और अभी भी जो आप लगातार जब पक्ष विपक्ष की बातें होती है तो कोई सामने आए चाहे नहीं आए, सरयू राय जी का चेहरा सबसे पहले सामने आता है। ये कारण आपको लगता है सर कि ये हो सकता है? किसी व्यक्ति की जो भूमिका रहती है उसका विश्लेषण लोग अपने तय विभिन्न आयामों से जोड़कर करते हैं। कोई घटना घटती है, उसका कारण एक होता है, मगर जो घटना घट जाती है उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। तो जो विश्लेषक हैं वे अनेक आयामों से इसका विश्लेषण करते हैं। चारा घोटाला है, उसके पहले बिहार में बड़ा सहकारिता घोटाला हुआ था, उसका मैंने पर्दाफाश किया। उसके बाद मधु कोड़ा जी का नंबर आ गया और चारा घोटाला के सामने दब गया। एक बड़ा अलकतरा घोटाला हुआ था जिसकी जांच हमने सीबीआई से कराई, और फिर मधु कोड़ा जी आ गए। हम लोग बड़ी प्रिय कार्यकर्ता रहे थे, मगर हो गया ऐसा। उसके बाद सिकदरी हाइडल पावर प्लांट का मामला सामने आया, जो अब 12 वर्ष के बाद जाकर लोगों की इसको सजा हो रही है उसमें, सिकदरी हाइडल पावर वाले मामले में। तो कई मुद्दे जो प्रासंगिक लगते हैं उनको मैं उठाता हूँ, और मैं जितना उठाता हूँ वो समस्याओं के या घोटालों के समुद्र में से एक आध बिंदु होते हैं, कण होते हैं। मगर लोगों को आश्चर्य लगता है कि कोई एक व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों करता है इसके ऊपर में। इसलिए लोग इस नाते विश्लेषण देते हैं। अनेक तरह की बातें लोग करते होंगे, कुछ बातें सामने आती हैं, प्रेस मीडिया के सामने आती हैं, तो एक चरित्र के रूप में लोग सोचने विचारने लगते हैं, उसके बारे में सवाल उठने लगते हैं। इससे कुछ अधिक नहीं है कि ये सारे जो काम हुए, ये सब काम अनायास कुछ समस्या आई, आदमी उस पर स्टैंड लिया। स्टैंड लेने के साथ साथ वो सब हमारे जो कार्य थे एक परिणाम तक पहुँचे, तो लोग इसके बारे में धारणा बना लेते हैं। मैं तो सामान्य रूप से वैसे ही रहता हूँ, चलता हूँ। अभी भी कोई बात आती है
तो बात अगर सही है, जचती है, तो मैं उसको उठाता हूँ, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो। और हम लोगों के बड़ी नज़दीकी मित्र हैं, उनकी गलतियाँ भी मैं उनसे बताता हूँ, सामने करता हूँ। और मेरा यही मानना है कि देखिए, राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटाला एक पर्याय शब्द बन गया है राजनीति का। जो इसमें है कोई भी इसे अछूता नहीं हो सकता है। मेरी सिंपल साधारण परिभाषा इसकी है भ्रष्टाचार की, कि जो व्यक्ति काम करता है, काम करते समय उसे गलतियां होती हैं, जो काम ही नहीं करेगा उसे गलती भी नहीं होगी। तो जब गलती होती है और कोई बता देता है कि साहब आपने ये गलती कर दी है, तो उसको गलती में सुधार कर लेना चाहिए। वो सुधार कर लेता है तो भ्रूण हत्या भ्रष्टाचार की वहीं पर हो जाती है। लोग दबाने लगते हैं, छुपाने लगते हैं, बड़े बोल कर उसको सही करने में लग जाते हैं, तभी आगे जाकर वह बड़ा भ्रष्टाचार बनता है, बड़ा घोटाला बनता है। तो मेरी साधारण यही परिभाषा है कि आपको बता दिया गया, आपने गलती किया है, अपनी अनियमितता की, आपने भ्रष्टाचार किया है, आप सुधार लीजिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। नहीं तभी ये सारे जांच होती है, मुकदमेबाजी होती है, आदमी अड़ा रहता है कि साहब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो ये एक साधारण घटना किसी भी व्यक्ति के साथ होनी चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में है और राजनीति में है, तो उसे वस्तु स्थिति को देखकर ही बात कहनी चाहिए। आजकल की राजनीति तो बिल्कुल ऐसे दो ध्रुवों में बंट गई है कि आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो आप सही नहीं हैं, अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष की नज़र में आप सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। विपक्ष भी सत्ता पक्ष की वैसे ही आलोचना करता है। अनेकों मुद्दे हैं। अब यही शिष्टाचार हो गया है राजनीति का कि गलत हो ना हो, विपक्ष सत्ता पक्ष के बारे गलत कहेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष को गैर जिम्मेदार कहेगा। इससे अलग पहले की राजनीति हुआ करती थी। लोग समस्याएं उठाते थे, बात भी करते थे, सुधार भी करते थे। अगर ये शालीनता, सहजता राजनीति में काम करने वालों में आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। सर, अभी आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि जब कोई काम करता है तो उससे गलती होती है, और जब गलती होती है तो उसमें अगर हम छुपाने लगते हैं तो वो चीज़ें और बढ़ती हैं। तो सरयू राय जी बड़े लंबे समय से राजनीति फील्ड में हैं और बड़ी मुखरता से काम कर रहे। भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे हैं उन्हें लगभग उठाने में अगर नाम लिया जाए तो कोई भी ऐसा लिस्ट नहीं है जहाँ पे सरयू राय जी का नाम नहीं होगा। तो आपने कहा जो काम करती है उससे गलतियाँ होती हैं और जो गलतियाँ करते हैं उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। सर, आप इतने साल से इस फील्ड में, आपके फील्ड में, आपके राजनीति करियर में कौन सी ऐसी गलतियाँ की और आपने स्वीकार की है कि हाँ मुझसे ये हुई है? राजनीति में गलती का महत्व तभी होता है जब आप शासन में हैं और आपने गलती कर दिया। मैं मंत्री था, 5 साल था, मुझसे गलतियां हुई एक आध, और जैसे मेरे ध्यान में आया कि निर्णय सही नहीं है तो मैंने उसका उपचार किया। आज कई लोग उसी गलती और उसी उपचार को लेकर कह रहे हैं, कहते हैं कि आपने भी तो ये किया था साहब। एक व्यक्ति हैं जिनकी बहाली, जो रिटायरमेंट के बाद बहाल होना था कई लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था जब मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री था। सर, माफ़ी चाहती हूँ, आपने कहा एक व्यक्ति थे, क्या आप उनका नाम सामने से ले सकते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री था तो मार्केटिंग ऑफिसर्स की कमी थी। तो निर्णय हुआ कि जो रिटायर कर रहे हैं या जो 5 साल के भीतर रिटायर किए हैं उनसे आवेदन मांगा जाए, और यदि कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है तो उनको बहाल कर लिया जाए। मेरे पास एक व्यक्ति आए कि साहब मैं तुरंत रिटायर किया हूँ या मैं अमूमन करने वाला हूँ मैं 10 दिन के बाद, और मेरी बहाली हो जाएगी तो मेरे सर्विस में कंटिन्यूटी रह जाएगी। तो मैंने फाइल पर ही लिखा कि भाई इनका आवेदन है, सचिव को लिखा मैंने कि आप इसकी जांच करिए, अगर इन पर कोई आरोप नहीं है तो इनको बहाल कर लीजिए, और बाकी जो बहालियाँ होनी हैं उनके लिए आवेदन आता है तो उस पर विचार करिए। तो ये मैंने किया, उसमें तो बहाल कर लिया लोगों ने, जबकि ये अधिकार, इस तरह की बहाली का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के यहाँ से होता है। बाकी लोग हुए उसमें इनका नाम भी जोड़कर बाद में मुख्यमंत्री की अनुशंसा इस पर ली गई, मगर लोगों ने कहा कि आपने तो साहब ये गलती कर दिया। तो मैंने कहा मुझसे गलती हुई, मैंने इसको सुधार लिया। एक और गलती की तरफ लोग इशारा करते हैं, मेरे हमारे ऊपर मुकदमा भी हुआ इसके बारे में भी, वो है कि जब मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री था
तो हम लोगों को लगा कि कोई एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए कि हर राशन दुकान पर वह जाए पहुँचे, ऐसा परिपत्र हो जिसमें सारे नियम कानून बताए गए हों और जो राशन लेने वाले हैं वो भी उसको देख सके वहाँ पर। ये हुआ कि एक हम लोग 4 पेज की एक पत्रिका निकालें, उसका नाम रखा गया आहार निकाला गया। और हमारे आनंद जी उसमें हमारे पीए थे और हिंदुस्तान के संपादक भी थे। तो बात सामने आई संपादक बहाल करने की, तो मैंने कहा कि एक संपादक बहाल करके अब विभाग का खर्च बढ़ाइएगा, ये मेरे साथ काम कर रहे हैं तो अवैतनिक रूप में आपकी पत्रिका का संपादन कर देंगे ये। तो ये हो गया। अब उसमें तय करना था कौन छापेगा। लोगों ने कोटेशन मंगाया, उसमें जो सबसे न्यूनतम था जमशेदपुर का ये झारखंड प्रिंटर्स। निर्णय हो गया और निर्णय करने में फाइल को वित्त विभाग में भेजा गया। वित्त विभाग ने कहा कि पीआरडी जो है, पीआरडी का जो रेट है छपाने का, उस रेट पर आप छपा सकते हैं। तो उस रेट पर ऑर्डर दे दिया गया उसको। 3 महीना तक चला। दूसरे सचिव आए, उन्होंने मुझसे बताया कि इसमें थोड़ी सी अनियमितता है, इसको टेंडर करना चाहिए था। तो हम लोगों ने उसका टेंडर कर दिया और टेंडर में ये शर्त रख दी गई कि जो छाप रहा है पहले से, अगर वो L1 आ जाता है उसी का सबसे नीचे हो जाता है, मगर अभी जो जिस रेट पर छाप रहा है उस रेट से भी वो कम होता है तो ये एडजस्ट किया जाएगा, या उसमें से जो L1 आ जाएगा उसका जो रेट आएगा, आपका पीछे से भी 3 महीने का भुगतान है, उसमें से इसको एडजस्ट करके उतनी आपसे कटौती कर ली जाएगी। तो सरकार को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ और टेंडर हुआ तो L1 वही आ गया जो पहले से छाप रहा है। हाँ, और उसका रेट 2 पैसा ज़्यादा था। तो हमारे सचिव ने नहीं L1 वही आया। अच्छा। पहले से जो छाप रहा था उससे 2 पैसा रेट कम था, 100 या 1000 में जो भी होता होगा। तो सचिव ने कैलकुलेशन किया कि आपने 3 अंक छापने में जो पैसा लिया है ज़्यादा उसको आप लौटाइए। उसने लौटा दिया। तो कोई सरकार को तो घाटा नहीं हुआ, मगर गलती तो हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे संदर्भ में तो है, जहाँ किसी ने बताया कि ये नियमित नहीं है तो हम लोगों ने उसमें सुधार किया। मगर इसको लेकर भी लोग इन्हीं दोनों मुद्दों पर मेरे खिलाफ़ कहते हैं कि आपने भी ये गलत काम किया था साहब। हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ़ रिट फाइल हुआ इसको लेकर। तो जो वस्तु स्थिति थी वो ये है, इसलिए मैं मानता हूँ कि आप काम करेंगे, जिम्मेदारी के पद पर हैं, आपसे गलतियाँ होंगी, मगर आपको बता दिया गया कि साहब आप ये कर रहे हैं सही नहीं है, गलत है, आप उसमें सुधार लीजिए, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। नहीं सुधारिएगा तो आरोप प्रत्यारोप, जांच, केस, मुकदमा, ये सारी चीज़ चलेंगी। सर, आपने कहा केस मुकदमा ये सब की बातें करी अभी आपने जिस तरीके से आपसे जो गलतियां हुई उसे भी आपने बताई। सर, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अगर किसी से कोई गलती हुई या फिर किसी की कोई चीज़ भ्रष्टाचार या किसी भी मुद्दे से अगर उजागर हुई तो सरयू राय जी खाना पानी लेके उस पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सरयू राय जी अपने स्थल पे, अपने आवास में बैठकर जो विपक्षी पार्टियां हैं या जिसके अगेंस्ट उनके दिमाग में बातें हैं उनको लेकर वो स्टडी करते रहते हैं कि कब चीज़ें आए और हम उन पे चढ़ें। ऐसा नहीं होता। ये है कि कोई ना कोई व्यक्ति कुछ कागजात दे जाता है कि भाई ये गलती हो रही है। भ्रष्टाचार, अनियमितता तो सैकड़ों होती हैं। कोई पीड़ित पक्ष होता है, वो बता देता है, कागज़ देता है। तो सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ, संबंधित व्यक्ति को लिखता हूँ, बात करता हूँ कि आप कहें गलत हो रहा है साहब। बाबू तपेश्वर सिंह थे, सहकारिता के बड़े नेता थे, विश्व स्तर के नेता थे, उनकी गलतियाँ थी, मैंने बताया। किसानों का खेत जल गया था उनकी खाद से, नहीं सुना लोगों ने। तब मैंने पता किया वो खाद ही नकली थी, मेरी जांच में पता चला, उन पर कार्रवाई हुई। अब मैं पत्रकार था तो बिहार के बजट का अध्ययन करता था, उसमें से निकला कि पशुपालन घोटाले में अवैध निकासी हो रही है। लालू जी हम लोग के मित्र थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि इसको ठीक कर लीजिए। उन्होंने नहीं किया ठीक।
नहीं ठीक किया तो उसमें से ही पशुपालन घोटाला निकला। मधु कोड़ा को मेरे 4 चिट्ठियाँ हैं, और मधु कोड़ा लूटराज किताब उसमें भी चिट्ठियाँ छपी हुई हैं। मैंने बताया कि गलत हो रहा है बाबू, इसको तो रोकिए। तो उसी तरह से अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे जब सिकंदरी हाइडल पावर का हुआ घोटाला, मैंने लिखा सबों को, कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी विषय को उठाता हूँ, मुझे लगता है कि ये सही है तो मैं उसको अंजाम तक ले जाता हूँ। और ये सारे के सारे लोग बीच में ही अपना सुधार कर लिए होते तो ऐसा होता नहीं। तो मैं लगता हूँ ऐसा नहीं कि किसी को बीच में ले जाकर हमने छोड़ दिया, तो इस तरह से होती है। मगर मैं उठाता हूँ तो इसका प्रथमतः जिम्मेदार वही व्यक्ति है जो मुझे कागजात लाकर देता है। मतलब सर मैं बोलूँ तो आपके शुभचिंतक बहुत हैं जो आपके जो अगेंस्ट वाले हैं उनको लेकर आपके पास चीज़ें पहुंचाते रहते हैं। इसमें कौन अगेंस्ट था मेरे? तब राव अगेंस्ट नहीं थे, बड़े नेता थे, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं थे। लालू जी हमारे मित्र थे, कोई अगेंस्ट नहीं थे। मधु कोड़ा हम लोग बड़ी प्रिय कार्यकर्ता थे। मुंडा जी मुख्यमंत्री थे तो उनसे बहुत अच्छे संबंध है। मतलब सरयू राय जी किसी को नहीं बख्शेंगे? कोई बख्शने की बात नहीं। कहीं कोई गलत काम होता है, अगर मैंने उठा दिया तो गलत है तो सुधारिए, नहीं तो आप कहिएगा नहीं कि आपने गलत उठाया है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस विषय को मैंने उठाया है अगर वो सही है मैं उसको सही साबित करूं। इसमें ही ये चीज़ें होती हैं। अभी जब बातें हो रही है सर मुकदमे की और चीज़ों को उठाने की, तो चलिए इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ताज़ा तरीन मामला है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का, जो अश्लील चैट का वीडियो जो उनका सामने आया। जितनी तेज़ी से उनका वीडियो वायरल हुआ उतनी तेज़ी से आपकी बातें भी उनके खिलाफ जो आपने कही या फिर उनको लेकर जो आपने सबूत दिखाते हुए जो बातें कही, जो आपके पास चीज़ें थी उन सब को लेके। लेकिन जितनी स्पीड से ये शुरू हुआ उससे भी ज़्यादा स्पीड से ये ठंडे बस्ते में चला गया। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो चीज़ें की थी उस वक्त मुकदमा हुई थी, आज तक आप उस मुकदमे की बात कर रहे हैं कि आज तक उसे लेकर लोग उठाते हैं और सरयू राय जी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में ऐसा किया था। तो क्या लग रहा है कि सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं, जिनका ये अश्लील वीडियो सामने आया, उसको लेकर उन्होंने कही कि एडिटेड था, ये था, वो था, बहुत सारी बातें कही, उनकी तरफ से कही गई, आपकी तरफ से कही गई। आपको क्या लगता है कि इसका इस तरीके से शांत हो जाना है इस मुद्दे का, कहाँ तक सही है और क्या होना चाहिए था इस मुद्दे पर? अश्लील वीडियो के मामले को मैंने उठाया नहीं था, वायरल किया किसी दूसरे ने, और मैंने कहा कि इसकी जांच हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो बन्ना गुप्ता जी ने ही एफआईआर किया इस मामले में। एफआईआर किया, मुझ पर उन्होंने आरोप लगाया। जब मुझ पर आरोप लगाया तो मैं उसका जवाब दिया। मैं तो पूछता हूँ सीनियर एसपी से, क्या हुआ, जांच क्यों नहीं हो रही है? तो एफआईआर दर्ज है उस मामले में, इसको छोड़ दीजिए। तो बन्ना गुप्ता जी ने मेरे खिलाफ 3-4 मुकदमे किए हैं। मानहानि का भी मुकदमा किया है, एफआईआर भी किया है। ये चीज़ें चल रही हैं। मेरे जो भी मित्र वकील हैं, सीनियर वकील, उन्होंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, हाई कोर्ट में आप एक पिटीशन डाल दिए, सारे के सारे क्वैश हो जाएंगे। मैंने उनसे यही कहा कि मेरी रुचि इसमें नहीं है कि क्वैश हो जाए। ये मुकदमा इन्होंने किया है, मैं मुकदमा लड़ूंगा, संबंधित कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला देता है। तो उनका एक मामला तो खारिज हो गया। एमएलए एमपी कोर्ट ने खारिज कर दिया, जो मैंने पिस्तौल वाला मामला उठाया था उसमें वो फिर अपील में ऊपर रिवीजन में गए। उनका एक मामला था जिसमें कल ही औपचारिकता है बेल लेने की, मैंने कल ही लिया है। एक और मामला उन्होंने रांची में डोरंडा थाने में एफआईआर किया है, उसमें भी पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दिया। तो उन्होंने कोर्ट को कहा कि पुलिस ने पक्षपात किया, उनके साथ मिलकर किया है। मैंने कहीं विरोध नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है जो कोर्ट करे। कोर्ट ने तय किया है कि रांची के एमएलए एमपी कोर्ट में चलेगा, तो चल रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने मुकदमे बन्ना गुप्ता को किसी को भी करना है मुझ पर करे। मुझे तो एक अवसर मिलेगा कि मैं न्यायालय में उनका सामना करूँगा और बताऊँगा। कोविड के कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, जिन्होंने सीधे प्रत्यक्ष रूप से काम किया था। कैबिनेट ने तय किया कि 1 महीने का हम एक्स्ट्रा अधिक वेतन उनको देंगे। ये कर्मियों के लिए था। जब फाइल गई बन्ना जी के यहाँ साइन करने के लिए तो उन्होंने उसमें अपना नाम भी जोड़ दिया, उनके ऑफिस में जितने काम करें उनका भी जोड़ दिया। एक मंत्री के ऑफिस में 6 लोग होते हैं, अधिक से अधिक काम करते हैं सरकारी पैसे पर। उन्होंने 59 लोगों का नाम दिया उसमें। एक विधानसभा कर्मचारी जो उनके यहाँ प्रतिनियुक्त है, बाद में उनको ध्यान में आया तो अलग से उसका नाम लिख के कहा कि इस नाम को भी जोड़ लिया जाए। उन्होंने दिया
इसका बिल बनाया उन्होंने। मंत्री अपने ही मंत्री का ऑफिस ही बिल बनाता है, अपना बिल मंत्री बनाता है, किस अकाउंट में जमा होना है ये लिखता है, उस पैसा को वही निकालता है। तो उन्होंने दिया है कि कदमा में SBI का ब्रांच है, उसमें ये पैसा जमा कर दिया जाए। ट्रेजरी में गया भुगतान के लिए, तो उन्होंने 9 बजे रात में ट्रेजरी में भेजा। भीड़ थी ट्रेजरी में, कंप्यूटर हैंग हो गया, 12 बजे के बाद RBI ने लेना बंद कर दिया, तो वो पैसा उनके अकाउंट में आया नहीं। मगर ट्रेजरी में जमा किया, उसके प्रमाण हैं, उनके फाइल में जो उन्होंने बिल बनाया इसके प्रमाण है। तीनों ने इसी पर कहा कि मेरे ये करने से मानहानि, उन्होंने पैसा तो लिया नहीं साहब, लेने के लिए आपने सब जतन किया। दूसरा कि मैंने मुख्यमंत्री को लिखा इसके बारे में कि आपका एक मंत्री ऐसा ऐसा कर रहा है, और वह चिट्ठी प्रेस में गई, वह छपी। कोई मैं बाहर से झंडा लेकर नहीं घूमा सड़क पर। तो इस पर उन्होंने मानहानि का भी मुकदमा किया है, और इसी में एक FIR भी कराया अपने विभाग से कि हमारे ऑफिस से कैसे कागज़ निकलवा लिया इन्होंने, चुरा लिया। ये नहीं कहते हैं कि वो कागज़ गलत है, तो मुकदमे हैं, तो मुझे तो आनंद आएगा, मैं तो दोनों मुकदमों को लड़ूंगा। सर मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है सर कि जो अश्लील वीडियो वाला मामला है, चाहे आपने अभी एक और जोड़ा कि प्रतिबंधित हथियार वाला मामला जिसका प्रदर्शन और अवैध तरीके से रखने का मामला, जो वीडियो का मामला बहुत गंभीर है। तो सर क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से शांत हो गया, जिस तरीके से चीज़ें उठी और जिस तरीके से शांत हो गई, क्या लगता है कि ये सत्ता के कारण हो रही है या क्या कारण है? मामले में हम लोग यही ना कहते हुए इसकी जांच कराइए आप, अश्लील वीडियो के मामले की जांच सरकार करे। उन्होंने अपने ही थाना में FIR डाल दिया कि कुछ लोगों ने कट पेस्ट करके बनाया है, इसकी जांच करिए, कार्रवाई करिए। अब वो FIR पर जांच आगे नहीं बढ़ रही है। इस तरह के मामले इतने निजी होते हैं कि ऐसे मामलों को उठाने के बारे में 100 बार सोचता है आदमी, किसी के निजी ज़िंदगी की बातों को उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए। मगर ये मामला आया, उन्होंने खुद ही FIR किया, मैंने उसको दर्जनों बार देखा, और साफ लगता है कि इसमें कहीं मॉर्फिंग नहीं है, कहीं कट पेस्ट नहीं है, ये सीधे 2 लोगों के बातचीत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये बात उनके समझ में आ गई होगी, तो FIR पर उन्होंने आगे बढ़ने के लिए पुलिस को मना कर दिया होगा। तो ये मामला तो कभी भी उठ सकता है, पुलिस के ही ऊपर उठेगा कि भाई पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई किया। तो पुलिस क्या जांच के। इस बीच में एक और महिला सामने आई, उसने कहा कि साहब वो फ़ोटो मेरा है, और मैं अपने पति से बात कर रही थी, मेरे पति के बातचीत को लोगों ने इससे जोड़ दिया। सरयू राय जी को कितना लगता है कि ये जो पति से बात करने वाली बात उन्होंने कही, एक अचानक से एक महिला सामने आती है और ये सारा कन्फेस करती है कि ये मेरा, कहाँ तक सही लग रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये किया, ये सही है कि नहीं, ये तो पुलिस जांचती इसकी। ठीक है, वो महिला बता रही कि मैं अपने पति से बात कर रही थी। बन्ना जी किससे बात कर रहे थे, उस मूड में किससे बात कर रहे थे, उनको भी तो बताना चाहिए कि हम भी किसी से बात कर रहे थे। तो कहते हम भी अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो पता चलता ना। इसलिए अच्छा, वो महिला गायब है। हम लोगों ने उस महिला का पता भी बताया, वो महिला कौन है, कहाँ काम करती है, कहाँ रहती है, उसके घर कब कब कौन बड़ी गाड़ियाँ भेजा लोगों ने, उसके घर के पड़ोसी सामने से हम लोग को फ़ोन करके बता देते हैं। वो पूरा परिवार ही गायब है, जमशेदपुर से ही गायब है। तो ये संदेह के बिंदु हैं। ये मामले तो उठेंगे, मैं नहीं उठाऊंगा, कोई ना कोई दूसरा उठाएगा इस मामले को, और ऐसे मामलों का समाधान होना चाहिए। कई दूसरे राज्यों में तो कार्रवाई हुई ऐसा करने वालों पर। आप मंत्री हैं, आप कह रही हैं, तो मैं आपसे बात हो जाने के बाद मैं सीनियर SP को पूछूंगा कि भाई क्या किया आपने इसमें। और मंत्री को अपने FIR की जांच तो करवाना चाहिए। अगर किसी ने बदनाम किया तो सामने आना चाहिए, किसने किया वो सामने आना चाहिए। ज़रूर प्रतिष्ठा की बात है, एक मंत्री हैं और मंत्री पद पे होकर अगर उनके ऊपर ऐसी उंगलियां उठती हैं, और अगर आप सही हैं तो चीज़ें खुलकर आपको सामने आकर बोलना चाहिए। जी उन्होंने एक बात और कही थी आपसे कि सरयू राय जी को सबके सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको माफ़ी नामा मेरे नाम से देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बहुत बातें कही थी। आपके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें कही थी जो आप जिससे बहुत भली भांति वाकिफ़ है। तो आपको क्या लगता है कि सरयू राय जी कभी इस चीज़ को लेकर गिल्ट फील किए, या फिर माफ़ी मांगने वाली जैसी सिचुएशन कभी हुई? माफ़ी मांगने का 10 करोड़ रुपए का उन्होंने मुकदमा भी दायर किया। तो मेरी तो प्रतिक्रिया आई थी कि इनका जो नोटिस है, वकालती नोटिस, ये कूड़ेदान में फेंकने लायक है, और मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। तो अब इससे ज़्यादा इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। एक और नोटिस उन्होंने भेजा मेरे
एक दिन मैंने कुछ कर दिया, मुख्यमंत्री को मैंने टैग करके ट्वीट किया था कि आपके स्वास्थ्य मंत्री दुबई ओब्लिक हैदराबाद से आए तो पूछिए कि एक महिला डॉक्टर की फाइल उन्होंने 8 महीने से क्यों रखा है। तो अगले दिन इनके वकील ने एक नोटिस भेज दिया कि साहब तो दुबई गए ही नहीं। उन्हें पूरा समझाया, लंबा 5 पेज का नोटिस है कि विदेश जाने के लिए ऐसे 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 करना पड़ता है, कोई ऐसे ही नहीं चला जाता है। तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मुकदमा करें, मगर वो नोटिस उन्होंने दबा के रख लिया, मेरे पास भेजा, उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो दुबई गए, हैदराबाद गए, कहाँ गए, किस लिए गए, ये बात सामने आ जाती है उसमें। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि बहुत दिन हो गया, उस पर भी मुकदमा जरा ये कर लेते तो हम लोग एक ही साथ सारे मुकदमों को लड़ते, अच्छा लगता। तो अब माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। अभी तो उन्होंने जो मेरे बारे में कहा उस बारे में भी मैं चाहूँ तो उन पर मुकदमा कर सकता हूँ मानहानि का। ऑडियो वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उन्होंने। फिर उनके यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष जिला के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये तो सारे रिकॉर्ड में है। मैं तो स्थिर इसलिए हूँ कि क्रिमिनल मानहानि के मामले में टाइम 2 साल तक का होता है, टाइम बार 2 साल के भीतर कभी भी आप उसके लिए कर सकते हैं। तो मुझे लगेगा तो मैं भी कल ठोक दूंगा उनको, आपने ऐसा ऐसा कहा है साहब। मगर ये चीज़ें मुकदमे से तय हों तो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई हारेगा जीतेगा करते कराते। सवाल उसमें यह है कि उसमें जो कहा गया है वो गलत है कि नहीं है। मैंने कुछ कह दिया, उससे उनकी मानहानि हो गई, मगर मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं। मैंने आपके विभाग के फाइल के कागज़ के आधार पर कहा है। आप कह रहे हैं कि आपने साहब सीक्रेट क्या एक एक्ट होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत मुकदमा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं कि कोई गलती हुई है, कोई निकालता है किसी तरह से, तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो सकती है। तो ये तो बताते नहीं हैं कि मैंने जो कहा है कि सब कह रहे हैं कि पैसा मैंने नहीं लिया था, यानी पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया, सब करके उन्होंने दिया। अगर ट्रेजरी का सर्वर लास्ट मिनट में हैंग नहीं हुआ होता और 12 बज गया, 12 बजे के बाद आरबीआई ने लेन देन बंद कर दिया तो चला गया होता। तो उन्होंने जो किया है वो भ्रष्ट आचरण में आता है कि नहीं, इसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। तो न्यायालय में है तो न्यायालय इसका फैसला करेगा कि उनका मान सम्मान 10 करोड़ का है कि 10 रुपये का है। आखिर मुझे ही मौका मिलेगा तो मैं कोर्ट में बताऊंगा ना, शुरू से लेके ये क्या क्या करते रहते हैं। तो इनके मान सम्मान को नेगेटिव दर्जे में डाला जाएगा कि 2-4 पैसे का सम्मान है इनका, तो मुझे तो अवसर मिलेगा कोर्ट को बताने के लिए, हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहेगा। इसलिए मैं तो इस बारे में निश्चिंत हूँ, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में जाके इसको क्वेश्चन करा लिया होता है एफआईआर को। जब बातें राजनीति की हो तो सबसे पहले आता है 2024 में होने वाला लोकसभा विधानसभा चुनाव। सभी को दिख रहा है कि सारी पार्टियां बड़े अलर्ट मोड पे हैं। किसी भी पार्टी की बात करें, कहीं मीटिंग्स चल रहे हैं, आजसू के जा रहे हैं लोग और मीटिंग करके आ रहे हैं दिल्ली में। सारी पार्टियों की मीटिंग हो रही है, लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बारे में अब तक कुछ बातें नहीं आई है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा क्या कर रही है 2024 के चुनाव में? जनतंत्र मोर्चा जिन लोगों की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं है, मुझे उन्होंने संरक्षक बनाया। तो जिनकी पार्टी है वो कल ही रांची में बैठ रहे हैं, जो भी इस राज्य भर में उनके सक्रिय साथी हैं, 150 होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे। कल उनकी बैठक उन्होंने बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, मैं भी जाऊंगा उसमें, तो अपना रास्ता तय करेंगे। मगर मेरे विचार इसमें बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में ये मोर्चा या हम लोग अलग से कोई बहुत तीर नहीं मार सकते। लोकसभा चुनाव बहुत होगा तो 1-2 सीट पर कहीं आप लड़ने के लिए लड़ लीजिएगा, मगर इसमें मेरा मानना है कि लोकसभा के चुनाव जिस परिस्थिति में हो रहे हैं, देश के सामने जो सवाल खड़े हैं, उसमें सबसे पहला तो सवाल यही है कि कोई ऐसा गद्दी पर ना आ जाए जिससे देश की सुरक्षा, देश खतरे में पड़े, देश के दुश्मन जिससे मजबूत हों, बाहर के दुश्मन हैं, देश के भीतर के दुश्मन हैं, यानी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता खतरे में न डालने वाला जो समूह है, उस समूह को शासन में आना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है।
अब इसके बाद आएगा विधानसभा का चुनाव। तो विधानसभा के चुनाव में मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबसे ऊंची आवाज़ में आजकल वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं और उनका कहना है कि उनके खिलाफ वही सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, ये अपनी गर्दन बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं यही पूछता हूँ इन लोगों से कि झारखंड राज्य के संदर्भ में ईडी ने जितनी जांच अब तक किया है हेमंत सोरेन जी के रिजीम का, जांच में यही सामने आया है कि हेमंत सोरेन के समय जो ये भ्रष्टाचार हुए हैं ये इसके पहले वाली सरकार के समय से चलते आ रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट में दिया है कि हेमंत सोरेन के समय में 2021-22 के 2 साल में जितना अवैध पत्थर का खनन हुआ उससे 10 गुना ज़्यादा खनन 2015 और 2019 के बीच में हुआ। चार्जशीट में लिखा है, 1 साल का देकर लिखा। जो किरदार उस समय थे वही किरदार आज हेमंत सोरेन के सामने पास में। मैंने तो हेमंत जी से कहा था कि पिछली सरकार में जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया आपने उसको नियुक्ति दे दी, भले नियुक्ति नीति आपने नहीं बनाया। तो जितने भी सामने चेहरे आ रहे हैं जो हेमंत सोरेन की सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग लगा रहे हैं, ये सब के सब तो पहली सरकार के हैं। पत्थर का हुआ, मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल जेल में है। जिन आरोपों में ईडी ने उनको जेल भेजा उन्हीं आरोपों में 2018 में रघुवर दास जी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। उसी तरह से अभी छवि रंजन का मामला आया, जितने पन्ने फाड़े गए हैं सरकार के खतियान की किताब से, तो ये तो 2016 से ही चले आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है और वही लोग इसमें भी शामिल हैं। तो ईडी के चार्जशीट में जो मामले आए हैं वो तो पीछे तक जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी या भाजपा के लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों ने पहले का लगाया है, मेनहट का, टॉपी टी शर्ट का या और भी कोई उस समय के माइनिंग का, तो ये तो अलग हैं जिसका आरोप हमने लगाया है। मगर जो चार्जशीट ईडी ने दिया है इतना तक साबित हो गया ना कि एक प्रेम प्रकाश जिसका नाम बहुत आता है, उसका एक कोई पार्टनर था, नाम नहीं ध्यान में आ रहा हमको उसका, तो उसके नाम से खरीदी हुई गाड़ी पर तो 2020, 2021, 22 तक रघुवर दास जी चढ़े, उनके गैराज में खड़ी रही, उसकी तस्वीर आई है। कौन भार्गव है? पुनीत भार्गव। पुनीत भार्गव ने जो उनके चुनाव हारने के बाद प्रेम प्रकाश और पुनीत भार्गव ने एक अल्ट्रा मॉडल की इनोवा खरीद कर क्यों दे दी? आप चढ़ते रहे। उसके बाद एक और रांची के कुछ लोगों ने खरीद कर दिया था फॉर्च्यूनर, जिस पर भी चलते रहे, जिसका इनके कई देवघर गए, दुमका गए, कहाँ गए, वहाँ फ़ोटो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठते और उतरते। तो मगर जब सवाल उठे तो दोनों गाड़ियाँ गायब हो गई हैं। तो ये कोई पक्का सबूत नहीं है क्या कि जो आज हेमंत सोरेन के सरकार में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, दागी बन रहे हैं, उससे आप भी उपकृत हुए हैं? आपके समय भी वो शामिल रहे हैं। तो नतीजा यही है कि उस समय मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी थी, इनको कंट्रोल रखती थी, इनकी लगाम रखती थी अपने हाथ में, और हेमंत सोरेन के राज में सब के सब खुद मुख्तार हो गए, अपने ही रोल प्ले करने लगे। तो जितने मामलों की जांच होगी वह पिछली सरकार तक जाएगी। तो इसके बारे में भाजपा के लोग जवाब देंगे कि नहीं जवाब देंगे? अगर जवाब नहीं देंगे तो हम लोग अगली विधानसभा में इन मुद्दों को, हिंदुत्व के मुद्दे को, जिसमें अभय सिंह अभी जेल में हैं और जिस मामले में दंगा का आरोप लगा है, और रामनवमी की यहाँ जो घटनाएं हुई, उस घटना में हिंदुत्व की धार पर कौन पानी डालने वाला है? कौन है जो आंदोलन जिसे नहीं होने दिया, बीच में रोक दिया? तो ये सारी बातें तो हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे हम लोग। इसके हम लोग कम से कम 35 सीट पर तो विधानसभा में ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर अपना रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, हम लोग खुलकर बोलेंगे। आप बता दीजिए साहब क्या है इस मामले में? आपकी जो उदासीनता झलक रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर, ये 2019 के चुनाव का अब तक जो असर है वो है, या अब तक सरयू जी का दिल दुखा हुआ है कि 2019 में जो हुआ उसे तो कोई नहीं भूल सकता? फर्स्ट होल्ड, सेकेंड होल्ड, थर्ड होल्ड, फोर्थ होल्ड में आपने कहा कि नाउ इट्स माय टाइम टू शो, है ना? आपने
पश्चिमी छोड़कर पूर्वी से सीधे? जो उस समय हुआ, ऐसी घटनाएं कोई एक दिन में नहीं होती हैं ना, एक दिन में नहीं होती हैं। मैं खुलेआम स्वीकार करता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जाने अनजाने बचपन से हम लोग आए। 1962 में 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, चीन भारत का युद्ध हुआ था, राष्ट्रवाद का ज्वार था, आरएसएस के लोगों ने गांव-गांव में शाखा फैलाना शुरू किया, तो मैंने आरएसएस के साथ काम करना शुरू किया। अपनी गांव की शाखा का मैं 3 साल तक मुख्य शिक्षक रहा, विद्यार्थी परिषद में आया, जनसंघ के लिए काम किया, छात्र संघ संचालन समिति में विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि था, आरएसएस का प्रचारक घोषित हुआ था, मैं निकला था, कई जिम्मेदारी के साथ काम किया। तो मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि हमारी विचारधारा जो बचपन से बनी और मैं हमेशा ही मानता रहा कि ये सही विचारधारा है। आज मैं भाजपा में नहीं हूँ तो उस विचारधारा को तो मैं बाय बाय नहीं कर दूँगा। केवल एक भाजपा में नहीं रहने के कारण कहूँ कि संघ परिवार की विचारधारा सही नहीं है तो संभव नहीं है। आज भी मैं सही मानता हूँ उसको और मैं उसी पर चलता हूँ। आज भी जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको लगने देता हूँ कि मैं उसका विधायक नहीं हूँ। तो सारे के सारे लोग आते हैं, मुट्ठी भर 10-12 लोगों को छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर सभी आते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, मैं बुलाता हूँ तो आते हैं, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। तो अपनी जगह है। इसलिए 2019 में जो हुआ, मैंने एक आध चैनलों के इंटरव्यू में भी मैंने कहा है कि कई कारण थे जब रघुवर दास जी ने तय कर लिया 2019 में कि मुझे टिकट नहीं लेने देंगे। तो मुझे भी लगा कि पार्टी का आला कमान मुख्यमंत्री की बात को बड़ी महत्व देता है। तो मैं तो दिल्ली जाकर नेताओं से कहा कि भाई साहब, मैंने सुना है कि मुझे आप लोग टिकट नहीं देंगे, अगर आपको मुझे टिकट नहीं देना है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं रांची जाऊंगा, प्रेस को बुलाऊंगा और कह दूंगा कि आगे से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति बहुत हो गई है, मैं संगठन के लिए काम करूंगा। ओम माथुर प्रभारी होकर आए, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही जाइए, अपना चुनाव का दफ्तर खोलिए। तो हम लोगों ने तो 2019 में चुनाव का दफ्तर घोषणा होने के 2 महीना पहले से खोल लिया था, सितंबर में ही खोल लिया था। तो जब हो तब हो, यही हो। फिर जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा टिकट बांटने के लिए, मैं राजनाथ सिंह के यहाँ गया, उनसे कहा कि मैंने सबों को ये कहा है मुझे टिकट नहीं देना है, तो मुझे आज बता दीजिए, मैं खुद घोषणा करूँगा, और इसके बाद आप लोग टिकट नहीं दीजिएगा तो मैं इसी आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिसने परिस्थिति पैदा की है। परसों मेरी राजनाथ जी से भेंट हुई थी दिल्ली में, 1 घंटा बात हुई, और चुनाव जीतने के बाद पहली बार मैं उनसे मिला था। वो मुझे विस्तार से बता रहे थे कि साहब मैंने तो सारी बातों को कह दिया था पार्लियामेंट्री बोर्ड में। तो उसके बाद भी टिकट पेंडिंग हो गया, और आपने जो कहा कि पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, चौथी मीटिंग में जब चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने का डेट में 1 ही दिन रह गया था, तब मैंने कहा कि अब तो मेरे साथ छल हो रहा है, मुझे ये केवल अपमानित ही नहीं करे, मेरे साथ छल भी कर रहे हैं, इसलिए अब मैं चुनाव लड़ूंगा और उसी व्यक्ति के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने घोषणा किया हुआ था पहले से, इसलिए इसमें मैं कहाँ दोषी आता हूँ। ये तो पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि, और मैं तो कहूँगा कि आप ज़रा इसकी समीक्षा कर लीजिए ना कि 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी 65 पार के नारे के बाद 25 पर अटक कर रह गई, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो ऐसे व्यक्ति को आज भी आप राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष बनाकर सिर में टीका की तरह लगाकर चलिएगा, तो मैं आपके प्रति क्या कहूँगा। आप विचार नहीं करिएगा, विधानसभा में लड़ेंगे हम लोग, लोकसभा से हम लोगों का कोई, हम लोग अपनी औकात समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई राष्ट्रवादी विचार की सरकार देश में हम लोगों के कारण से न बने, या हम इसका विरोध करें। देश की एकता अखंडता सुरक्षित रखने वाला जो समूह है वो लाख गलतियां करता होगा, मगर उसका एक करनी जिससे देश, समाज, हिंदुत्व ये सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, ये पर्याप्त है कि लोकसभा चुनाव में उसको आना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग साफ हैं, मगर विधानसभा चुनाव में तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे और यहाँ की जनता के सामने भी रखेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है जो आपने कही कि 2019 का जो चुनाव था वो किस तरीके से बदला और उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा।
और आज तक देख रही है और आगे के चुनाव के लिए रणनीतियाँ भी बना रही है, लेकिन क्या जिस तरीके से आपने अचानक ये फैसला लिया था कि पश्चिमी छोड़कर मुझे पूर्वी से लड़ना है और आपने लड़ा, आपने जीत भी हासिल की, तो इस बार क्या प्लान है कि फिर से अपने पसंदीदा पश्चिमी क्षेत्र से लड़ना है या फिर से सरयू राय जी हमें पूर्वी से खड़े दिखेंगे एक बार? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा जमशेदपुर पूर्वी से, तो मैं किसी गलतफहमी में नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। मुझे लगा मुझे अपमान मेरे साथ छल हुआ है, इसका प्रतिकार होना चाहिए। एक कहावत है ना कि जो इस तरह के मामलों में जो चुप रहता है, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध। हारना जितना अलग होता है। मैंने एक निर्णय लिया और मैं अब भी गलतफहमी नहीं हूँ कि मैं वो चुनाव जीत गया। चुनाव उस क्षेत्र की जनता जीती है और मुझे जिताया कम है, सामने वालों को हराया ज़्यादा है। 25 साल की जो विरासत थी, उसका जो अनुभव था जनता के सामने, उनको लगता था कोई एक मजबूत किरदार आ जाए तो हम लोग अपने मन की बात, अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे। मतलब सरयू राय जी को जीतने से ज़्यादा रघुवर जी को परास्त करने का जो मज़ा था, या फिर जो कहें जो चीज़ें थी, जो ईगो था, वो सेटिस्फाइड ज़्यादा हुआ। दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना। मैं जनता के बारे कर रहा हूँ कि जनता ने मुझे जिताया कम, उनको हराया ज़्यादा। नहीं तो 15 दिन में तो कुछ नहीं था हमारे पास साहब, हम लोग गए और चुनाव जीत गए। तो राजनीति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी है, छोटा है, बड़ा है, पद में ऊपर है, नीचे है, स्वाभिमान सबका होता है, प्रतिष्ठा सबकी होती है, उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के संस्कार कभी नहीं रहा है, तो इनसे कोई विचलित हो गया और इस तरह का आपका सूचना तंत्र है साहब, केंद्र में सरकार रहते हुए भी कि सारी सूचनाएं आपको नहीं मिल रही हैं, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तो क्या माना जाएगा कि या तो आप अभिभूत हैं कि जो हो रहा है वो नतीजा लाएगा, पक्ष में लाएगा। तो अब आगे चुनाव का सवाल, मैं तो कहता हूँ साफ साफ कि भाजपा के लोगों ने तो मुझे 2019 में निपटा दिया था। अब मैं लड़ गया तो 5 साल तो मुझे बोनस के रूप में जनता ने दिया है। मैं तो बोनस का आनंद ले रहा हूँ अभी। अच्छा। और मैं परम संतुष्ट हूँ कि मैं आगे चुनाव न भी लड़ूँ और विधायिका में न भी रहूँ, तो इसका मेरे मनोबल पर कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ना मेरा पेशा है। जब भी चुनाव में लड़ा, संगठन ने कहा जाइए, मैं चुनाव में आया। मगर स्थितियाँ ऐसी ही रहेगी तो मैं इतना ऐलान ज़रूर करता हूँ कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जमशेदपुर पूर्वी से ही लड़ूंगा। मैंने कई बार कहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचें कि उनका चेहरा कौन रहेगा, उस पर भी हम लोग निर्णय करेंगे। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और भारतीय जनता पार्टी के किसी के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ। मैं खिलाफ़ में उसके हूँ जो गलती करके भी अपनी गलती को मानता नहीं है। और जनता का फैसला आने के बाद भी दम्भ में रहता है, गुरूर में रहता है कि साहब ये लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके चुनाव हरा दिए। साहब दुष्प्रचार 15 दिन में हुआ कि दुष्प्रचार 5 साल में हुआ आपका? तो 5 साल को भूल जाते हैं और 15 दिन के चुनाव में उन्होंने कुछ आरोप लगा लिए, जनता मान गई। वो ऐसा चुनाव क्षेत्र था जिसमें रघुवर दास जी 60,000 से अधिक वोट से जीते थे विधानसभा के चुनाव में। और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था विद्युत वर्ण महतो का, 1,03,000 वोट से आगे थे उस क्षेत्र में। तो कौन पागल सोच सकता था कि साहब इसमें जाकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे? तो अपमान की ज्वाला इतनी तीखी होती है कि आदमी अपमान और छल के खिलाफ खड़ा होता है लड़ने के लिए। तो फाइट टू फिनिश इसको कहते हैं, उसके हिसाब से खड़ा होता है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जीत ही जाऊंगा। मैं अपनी बात को लोगों के सामने रखूंगा। मगर जनता ने फैसला दे दिया, मैं चुनाव जीत गया। आपने कहा 5 साल बोनस का मज़ा उठा रहे हैं, तो ये 5 साल जो बोनस है अब ख़त्म होने वाला है। जनता ने जो आपको बोनस दिया था अब ख़त्म होने वाला है। तो क्या लगता है ये 5 साल का जो बोनस आपको जनता ने दिया, जिसके बारे में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि मैं ऐसे जीत जाऊंगा, कुछ दिन जो अंतिम क्षण में आपने निर्णय लिए पूर्वी में आने का, आप जीत भी गए, आप उस पद पर भी आ गए और 5 साल काम भी कर लिया, लगभग 5 साल होने वाले हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपको लग रहा है कि सबसे अच्छा आपने किया
अब तक, और कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि अब भी बाकी है? मैं चुनाव जीता तो इस क्षेत्र में मैं 3.5 साल, पौने 4 साल होने जा रहा है, मैं लगातार सक्रिय हूँ और मैं दर्जनों ऐसे काम हैं जो 25 वर्षों में नहीं हो सके उनको मैंने किया है। पहले तो जो आतंक का वातावरण था यहाँ, उसको मैंने समाप्त किया है। जो लोग ठेला खोमचा वालों से ज़बरदस्ती हफ्ता लेने से लेके अपने मोहल्ले में लोगों का जीना मुहाल करके रखते थे और पुलिस की हाजत में से खींच के बाहर थाना में ही पिटाई करते थे, ऐसे लोग अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा किसके कार्यकाल में होता था? 5 साल में जब जो मुख्यमंत्री थे, उनके घर परिवार रिश्तेदार सारे के सारे लोग ये करते थे। रघुवर दास जी की बात कर रहे हैं आप? परिवार के लोग चलते थे तो आगे सायरन वाली गाड़ी चलती थी और पीछे स्कॉट वाली गाड़ी चलती थी, पुलिस की गाड़ियाँ, उसके बीच में लोग चलते थे। उनके भाई ने थाना में से खींच कर मारा था, सब जानते हैं, सुर मामला है। उनके भतीजे हैं, सब हैं, ये सारे के सारे लोग इसी काम में लगे रहते थे। तो ये आतंक तो ख़त्म हुआ। दूसरा कि कुछ सरकारी संपत्तियों को इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रख लिया था। उनको तो मैंने विधानसभा में सवाल करके उनको तो बाहर करा दिया है। जब मैंने ये सवाल उठाया तो इन्होंने दुष्प्रचार किया जनता में कि सूर्य मंदिर पर कब्जा जमाना चाहते हैं। लोग मेरे खिलाफ हुए, बहुत लोग खिलाफ हुए। मैंने साफ किया कि सूर्य मंदिर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर सूर्य मंदिर के बाहर जो 3-4 एकड़ ज़मीन है जिसमें तालाब है, छठ होता है, सरकारी ज़मीन है, सब सरकारी पैसे से बनी हैं और अलग अलग निधि से बनी हैं, मगर किसी का नाम नहीं है उसमें दूसरे का कि इनका भी शिलापट वहाँ लगा हो। 2021 में ख़त्म हुआ है। हमारे महेश पोदार जी, हम लोग के मित्र हैं, राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने उनसे लोगों ने पैसा लिया सूर्य मंदिर की बाउंड्री ग्रिल से घेरने की और ये लगाने की, टाइल्स लगाने की मंदिर में। तो सूर्य मंदिर की बाउंड्री तो उन्होंने महेश पोदार जी के पैसे से अपने ही खींच दिया कि यही बाउंड्री है हमारे साथ, ग्रिल से लगा है। मगर महेश पोदार का शिलापट नहीं है वहाँ, उस योजना का उद्घाटन नहीं हुआ। तो मैं तो आज ही मीटिंग में मैं कहूँगा कि महेश पोदार को बुलाइए और ना आए तब भी इसका उद्घाटन करिए। उनका शिलापट लगना चाहिए। सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई साहब, ये बाउंड्री है, आपने तय कर लिया। अब उसके बाद का जो है वो सरकार का है। 7 अफसरों की समिति बनी जिन्होंने तय किया, जांच किया, उनकी रिपोर्ट है कि ये सारे के सारे जो निर्माण है, ज़मीन है, सब सरकारी पैसे से बना हुआ था। तक तो मैंने उसको हटाया, ख़त्म किया। सूर्य मंदिर के ऊपर बात को छोड़ दीजिए तो टाउन हॉल है, ये वहाँ सोन मंडप है, यात्री निवास है, इन तीनों की छतों पर 2018 में सोलर पैनल लगाए गए और उस समय नीति सरकार की यही थी कि जो सरकारी घर हैं उन पर मुफ्त में सरकार सोलर पैनल लगा देगी। शर्त यही थी कैप्टिव यूज़ होगा इनका, यानी जिस छत पर लगा रहे हैं उसी मकान में इसका इस्तेमाल होगा। 42 किलोवाट की बिजली 2018 से आज 5 साल हो गया बन रही है वहाँ। 1 यूनिट बिजली इन तीनों भवनों में नहीं लगी है। सबों पर जो 100 का किसी का 2.5 लाख का, किसी का 5 लाख का, और टाउन हॉल का 45 लाख का बिजली बिल बकाया है। टाउन हॉल की बिजली जिसको ने काट दी है, उसको सोलर पैनल कहाँ जाता है? वो सब जाता है उन लोगों के अपने अपने ठिकानों में। अच्छा। तो मैं तो आज ही लिखूँगा, इनफैक्ट वही मैं चिट्ठी कलेक्ट कर रहा था कि भाई जो नीति है उसके अनुसार उन घरों में तो लगाओ इसको। तो माल महाराज का मिर्जा खेल है होली, उन्होंने कैलकुलेट किया है। मैंने विधानसभा में सवाल किया, विधानसभा समिति में सवाल उठाया, विभाग बुलाए गए जिन्होंने चिल्ड्रन पार्क बनाया था, जिन्होंने तालाब बनाया है, जिन्होंने टाउन हॉल बनाया है। मैंने पूछा कि आपके खजाने में कितना पैसा गया है? 1 पैसा नहीं गया है उनके खाते में। तो ये चीज़ें संचालित ही नहीं हो रही हैं। सीएजी के सामने मामला गया कि संचालित नहीं हो रही हैं। सीएजी ऑन द स्पॉट पर आके जांच की और रिपोर्ट दिया है विधानसभा को कि ये विभाग कह रहा है कि ये सब संचालित नहीं हैं और हमें यहाँ रहे देखें सबों में कार्यक्रम हो रहा है साहब। 5 रुपये और छोड़ा जाता था पार्क में जाने के लिए, अलग से 5 रुपया चिल्ड्रन पार्क में जाने के लिए, और जो शादी ब्याह होता था टाउन हॉल से लेके सबका पैसा कहाँ जाता था? 1 पैसा तो नहीं जमा हुआ है। उल्टे 45 लाख का बिजली बिल है, बकाया है। तो मैं तो इसको नहीं उठाता हूँ, बहुत पर्सनल हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से
80 लाख से 90 लाख रुपया एक साल की आमदनी कम से कम इन लोगों की उससे थी, तो मैं तो उसको मुक्त करा दिया हूँ। अब भुइयाडीह से में छायानगर से लेके बाबूडीह लाल भट्टा टाटा लीज में मैक्सिमम दिया है, आज तक पानी वहाँ नहीं गया, बिजली नहीं गया। तभी तो उसके लिए मैं अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवा रहा हूँ, जाएगा। जो बेड़ा के इलाके में लोग सीमेंट प्लांट में जाने वाला पानी था उसको लेके चलाते थे, सबको लगता था कि CSR में दे रहा है। अचानक उसने दूसरी तरफ से लाइन लिया, बंद हो गया, तो वहाँ के लिए रामधीन रमाधीन बागान में जो टंकी बनी है वहाँ से वहाँ पानी दिया जाएगा। फिर मैंने सरकार से कहा कि बिजली जो देना है लीज एरिया में इनको पानी बिजली सबको देनी है, नहीं दे रहे थे। मैंने ऑर्डर निकलवाया, हर महीने JBVNL के GM और जुस्को के GM बिजली वाले, इनकी मीटिंग होती है, मुझे भी बुलाते हैं, और उन्होंने तय किया सब घर में बिजली देंगे साहब, जो बिजली लेना चाहे देंगे। मौजूदा ड्रिंकिंग वाटर बना था वहाँ बिजली टाटा की जुस्को की नहीं थी, DVC की थी, लाइन कटती थी, सप्लाई बंद, तो वहाँ मैंने उनकी बिजली करा दिया। पूरे मोहल्ला के घरों में बिजली दे रहे हैं। तो अब जो मांगेगा उसको बिजली देंगे, जो मांगेगा उसको पानी देंगे। कल परसों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अब कह दिया है कि हम देंगे साहब। तो ये सब काम तो 25 साल में नहीं हो सका। एक सड़क थी साउथ गेट टेल्को से लेके, वो कितना एक्सीडेंट होता था, घुटना पर गड्ढा रहता था, भारी वाहन जाते थे, नहीं बना, तो उन्होंने दबाव डाला और उसको बनाया है। इस शहर की सबसे बड़ी अच्छी सड़कों में से वो एक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, हम लोग बनाएंगे, दस्तावेजीकरण करके लोगों के सामने रखेंगे। मगर ये रखने का मतलब यही नहीं कि हम फिर खड़ा हो जाए, फिर हमको वोट दे दीजिए। मेरे मन में कहीं कोई लोभ लालच नहीं है कि मैं दोबारा अपने काम को इसलिए गिनाऊं कि मैं फिर से चुनाव लड़ूं। चुनाव लड़ना होगा तो कुछ ऐसे ही अहम अपमान सम्मान का विषय होगा, तब मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा यहाँ, और खड़ा होऊंगा तो जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ूंगा। मतलब इस बार भी अगर आप खड़े होंगे तो ये 2019 का अपमान का बदला लेने के लिए फिर से रहेगा क्या? नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ विषय उठा रहा हूँ ना, मैंने दस्तावेजीकरण किया, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो भाजपा के नेतृत्व को तो समझना होगा उसको ना, और नहीं समझेगा तो मैं कहूँगा कि अभी भी ये ढीठ हैं लोग। तो जब ढीठ हैं तब फिर आदमी चुनाव लड़ेगा। सारे ढीठ को सुधारने का जिम्मा उठा रखा है सरयू राय जी ने। नहीं, देखिए मैं तो कहता हूँ कि जो बातें स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपमान छल से जुड़ी होती हैं, सबके पीछे मैंने कहा जितने भी मामले मैंने आधा दर्जन उठाए हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, उस सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से बताया कि मत करिए, गलत हो रहा है। नहीं माने, उल्टे हम ही तो लगा मुझे कि ये मेरी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस समय मैंने 1982 में उठाया था बाबू तपेश्वर सिंह के खिलाफ मामला, किसी से बिहार में पूछ लिया क्या रुतबा था उनसे, मैं उनका बिस्कोमान, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सारी संस्थाएं उन लोगों की जेब में थी। बिहार के किसी से पूछ लीजिए, खास करके भोजपुर रोहतास में कहीं पूछ लीजिए, तो उनकी नकली खाद से भोजपुर रोहतास में रबी की फसल जल गई, जिस खेत में गई जल गई। तो मैंने इस विषय को उठाया तो लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। तो अंत में तो मैंने किसानों को उसका मुआवजा भी दिलवाया, हालांकि किसान रसीद नहीं रखता है 5 साल 10 साल तक, मगर सिद्धांत तय हुआ, मुआवजा दिया। ये सारे कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक और बिस्कोमान सब सुपरसीड हुए ना। जो RK सिंह मंत्री हैं, IS थे, उनको बनाया गया था बिस्कोमान का एडमिनिस्ट्रेटर, तो उन्होंने मुकदमा किया, सब किया। तो इसी में हो जाता है। वैसे ही लालू जी के साथ हुआ, वैसे ही मतकोड़ा के साथ हुआ, वैसे ही सिकदरी में हुआ। जितने भी मामले उठे इसी तरह से उठते हैं। तो अपनी सरकार में भी तो मैं यही करता था, मैं बता रहा था कि ये चीज़ गलत हो रहा है, ये गलत मत करिए। 1-2 मामले में अड़कर मैंने 100-200 करोड़ की बचत कराई साहब। इस सड़क में पेमेंट, जो सड़क है आपके पतरातू से रामगढ़ जाने वाली बनी है 4 लेन सड़क, 100 करोड़ रुपया एक साल वो दे रहे थे कि अधिक खर्च हो गया है। मैंने कैबिनेट में उठाया, संघर्ष के अंत में आज तक उस पैसे का भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसे कई मामलों में मैंने बात उठाई। हमारे एडवोकेट जनरल का मामला था, खान विभाग का मामला था, तो मैंने सभी चीज़ों को उठाया, मगर कहाँ किसी को फुर्सत थी। एक बार मैं केवल प्रधानमंत्री जी से मिला था 4 अगस्त 2017 को दिल्ली जाकर।
हम लोग साथ साथ काम पहले करते थे। तो मैं मिला 10-15 मिनट इधर की बात की। मैंने कहा कि नरेंद्र भाई, मैं आपसे एक खास विषय को लेकर मिलता, मेरा काम है। पूछा क्या है? तो मैंने तो उनको 2017 के 4 अगस्त को कहा कि मैं जिस कैबिनेट में मंत्री हूँ, मुझे रोज़ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कैबिनेट में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैबिनेट छोड़ दूँ। ये सूचना करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप कह सकते हैं कि आपने साहब छोड़ क्यों नहीं दिया, मेरे पास क्यों आए कहने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि आपको याद होगा कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने कैबिनेट में मुझे मंत्री नहीं रखना चाहते थे। शुरू में 4 लोगों का शपथ हुआ, मुझे नहीं रखा। 1.5 महीने के बाद एक्सपेंशन हुआ, उसमें भी मुझे नहीं रखना चाहते थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप लोगों ने दबाव डालकर मुझे रखवाया। तो उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने मुझे एक छोटा सा विभाग दे दिया। तो इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ कि आप कहिएगा कि साहब उन्होंने मंत्री बनवाए, इनको ये अहंकार में आके अपने छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मैं अमित भाई को कहता हूँ। अमित शाह जी से 10 दिन के बाद बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं 15, 16, 17 सितंबर 3 दिन रांची रहूँगा और मैं चीज़ों को ठीक करूँगा। तो आए, 3 दिन रहे, ठीक भी किया। मगर दिसंबर जनवरी आते आते जैसे एक जानवर की पूंछ छोड़ दिए तो फिर टेढ़ा हो जाती है, फिर वैसे ही हो गया। तो मैंने कहा बार बार मैं कहाँ जाऊँगा रोज़ गुहार लगाने के लिए। तो फिर मैंने अपना रास्ता अपनाया उसके बाद से। तो ये तो सारी चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ रिकॉर्ड में दर्ज है। 15, 16, 17 सितंबर को आए थे अमित शाह जी, 3 दिन रांची में रहे थे। तो अपनी तरफ से ऐसा नहीं कि मैं, लोग कहते हैं कि आप सरकार छोड़ क्यों नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने तो मुझसे ही कहा था कि सरकार छोड़ने के बारे सपने में भी मत सोचिएगा। मैं अमित शाह को कहता हूँ, वो बात करेंगे, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं तो अपनी तरफ से सारी चीज़ों को साफगोई से कहते रहता हूँ। और जब अपने दूसरों ने नहीं माना, केस मुकदमा हुआ, जो अपने हैं वो भी नहीं मानेंगे तो विचित्र स्थिति होती है साहब, तभी ऐसी स्थिति आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक बार फिर से इन मामलों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और देश के नेतृत्व को कहूँगा कि आप अब तो निर्णय करिए। मैं मंत्री था तब और मंत्री से बाहर आ तब जो बातें हुई हैं उसमें आप देख लीजिए कि आपके नीति सिद्धांत जो कहते हैं, आपका संस्कार का संस्कृति जो कहती है, उस पर कौन खरा उतरता है साहब। मैं तो अभी भी संघ की शाखा महीने में अंतिम रविवार को लगती है, एकत्रीकरण होता है, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं ज़रूर से ज़रूर जाता हूँ। हाँ। छोटे बड़े कार्यक्रमों में जाता हूँ, सभी में जाता हूँ। तो मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं नीति रूप से, सिद्धांत रूप से आपसे दूर हूँ, अलग हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा वही है। मगर वही होने का मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ चला जाना है और किसी शर्त पर आपके यहाँ से चुनाव लड़ लेना है। ये नहीं, ये अलग है। इसलिए उनको सोचना समझना होगा इसके बारे में। आप जब इतनी बातें कर रहे हैं, अभी भी भाजपा की नीति सिद्धांतों की आप बातें कर रहे हैं, एक तरफ देखा जाता है कि सरयू राय जी की नाराज़गी है, एक तरफ देखा जाता है कि जब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जाते हैं जेल में, तो भाजपा के लोग जितना उनसे मुलाकात करने नहीं जाते हैं, उससे ज़्यादा सरयू राय जी उनके समर्थन में खड़े होते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो क्या ऐसा समझा जाए कि सरयू राय जी का जो भाजपा को लेके मोह है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, आप अभय सिंह जी की बात कर रही हैं। जी, अभय सिंह जी की बात कर रही हूँ। जब मैं 2005 में पहली बार चुनाव यहाँ लड़ने आया तो उस समय अभय सिंह दावेदार थे जमशेदपुर पश्चिम के। पार्टी के नेताओं ने कहा, मैं उनके घर गया, मिला, लोगों ने बात किया, वो मान गए, मैं चुनाव लड़ा। अभी 2019 का मैं जो चुनाव लड़ा रघुवर दास जी के खिलाफ, तो अभय सिंह जी भी उसमें एक उम्मीदवार थे। उसमें उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और जब जेवीएम का मर्जर हो गया भाजपा में, बाबूलाल जी के साथ अभय जी भी आ गए। उस समय का देखिएगा 2, 3, 4 महीने रघुवर दास जी ने अभय सिंह को ही मेरे खिलाफ हथियार बनाया। मेरे खिलाफ उन्होंने कितना फेसबुक लाइव किया, अखबार में बयान दिया। इतना होने के बाद भी जब मुझे सूचना मिली कि अभय सिंह को जाकर गिरफ्तार करके ले आया है भोर में, मैं जानता था कि अभय सिंह की उसमें कोई गलती नहीं थी। तो बगल में थे बिष्टुपुर थाना में। तो मैं इस नाते गया कि जो पुलिस का, सरकार का जो निर्णय है उसकी मुखालफत में मैं गया। कोई आदमी वहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं गया वहाँ, तो लोगों ने उनको हायर से बाहर किया, ब्रश व्रश नहीं किए थे, किए, नाश्ता किए, सब किए। तो उस दिन भाजपा का कोई बड़ा नेता, एक गोस्वामी जी को छोड़कर तो कोई नहीं गया था, गया ही नहीं। और उसके बाद भी जब ये बात आई कि इस मामले को उठाया जाए, तो रघुवर दास जी ने तो भाजपा को प्रदेश में कह दिया कि भाजपा के बैनर के तरह
अभय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ भी नहीं होगा। तब संघ परिवार के लोगों ने मिलकर एक सर्वजन हिंदू समिति बनाया। उससे लोगों ने कहा कि पहला कार्यक्रम हम सभी मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। जमशेदपुर पूर्वी में तो रघुवर दास जी का एक आदमी हस्ताक्षर अभियान चलाने में नहीं था, हमारे ही साथी थे, हमारे समर्थक थे। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग का प्लान हुआ कि बड़ा आंदोलन करना चाहिए तुलसी भवन में। तो बड़ी मीटिंग का मुझे डेट भी याद है, 23 अप्रैल जिस दिन बाबू वीर कुंवर सिंह का ये विजयोत्सव होता है, उस दिन तुलसी भवन में 4 बजे से मीटिंग थी। तो मेरे पास जो उसके आयोजक थे 3 बजे यहीं पर आए, बहुत दुखी थे, मायूस थे। उन्होंने कहा कि मैं कैसे कहूँ। उन्होंने कहा कि उधर से ये संदेश है कि सरजू राय आएंगे इस मीटिंग में तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपको लगता है, आप संघ के पदाधिकारी हैं, आपको लगता है कि मेरे वहाँ जाने से हिंदू एकता खंडित होगी, कुछ लोग बहिष्कार कर देंगे, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी तरफ से गारंटी है। तो बहुत प्रसन्न हो गए कि मैंने तय किया कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं गया, मैं रांची चला गया, जहाँ हरमोहाव सिंह कॉलोनी में वीर कुंवर सिंह की बड़ी प्रतिमा लगी, घोड़ा पर चढ़े हुए वहाँ। तो ये हो गया। मगर हमारे साथ जो काम करने वाले हैं एक साथ यहीं इकट्ठा होकर 150 की संख्या में तुलसी वन में गए। तो रघुवर दास जी के जो समर्थक वहाँ थे, उन्होंने कहा कि ये भी आए हैं, ये भी रहेंगे, तो मीटिंग में नहीं रहेंगे। उन्होंने बहिष्कार कर दिया। केवल 15-20 लोग गए बहिष्कार करके, उनके लोग, बाकी लोग वहीं रहे। फिर बाबूलाल जी आए, किस तरह से क्या हुआ सब सामने है। तो इस मामले में तो अभय सिंह जी तो मेरे विरोध में थे, मेरे खिलाफ में थे। फिर भी अगर कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो उसके नाते में उसका प्रतिकार करने के लिए मैं उनसे मिलने गया। हिंदू हित का आंदोलन था, रामनवमी से लेकर उस समय तक जो हुआ उसका प्रतिकार करना था, मैं उन लोगों के साथ था। मगर ये शर्त लगती है कि ये लोग रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसी कैसी मनोवृत्ति है, हिंदू भावना को मजबूत करने वाली है कि ठेस पहुंचाने वाली है, ये तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए हिंदू हित के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, ये जो सारे उदाहरण हैं, मैं तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लोकसभा चुनाव में हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। इतनी चीज़ें हुई, आपकी बीजेपी से इतनी नाराज़गी होने के बावजूद भी बीजेपी नेता का जाना और आपका जाना, उसके बावजूद भी आपका बहिष्कार होना कि अगर सरयू राय जी रहेंगे तो हम लोग ये नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी आपका जाना, आपका इसमें कहीं भी बीजेपी को लेके मुंह नहीं था कि आप सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि चीज़ें गलत हो रही थी और आपको उसे सुधारना था? गलत हो रही थी और रामनवमी से लेकर अब तक यहाँ जो हो रहा है उससे लगता है कि जो हिंदू हित की बात करने वाले हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। तो अगली बार से तो रामनवमी में पुलिस प्रशासन के डर से कोई छू तक नहीं करेगा साहब। मतलब आगे कुछ ऐसा होता है तो सरयू राय जी नहीं जाएंगे? बीजेपी से बड़ा सवाल था, बीजेपी ने कोई पेटेंट नहीं कराया है। संघ परिवार दावा करे तो उसका दावा अलग है और संघ परिवार के साथ हम लोग भी शामिल हैं। तो मैं तो बृहत्तर संघ परिवार के नाते वहाँ गया, कोई भाजपा के नाते नहीं गया। भाजपा भी उसका एक हिस्सा मानती है तो है। तो इसमें मेरे मन में कहीं कोई भ्रम नहीं है और इसको मैं कोई लेन देन तौल अपना पराया ये मान के नहीं करता हूँ। हम आगे कुछ ऐसा होता है तो सरयू राय जी जाएंगे या फिर जिस तरीके से उनका बहिष्कार किया गया अब वो नहीं जाएंगे? नहीं, भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। भाजपा तो बहिष्कार करे ना करे तब भी नहीं जाएंगे। तो अभय जी आपके अगेंस्ट थे ना, जब आपका रघुवर जी के साथ वो जुड़ गए और आपके ही अगेंस्ट चीजें करने लगे, तो क्या अब भी वो अभय सिंह जी के साथ खड़े होंगे? भाई अभय सिंह कोई मेरे जानी दुश्मन थोड़ी है, मेरा किसी जगह ज़मीन का तो झंझट है नहीं। मुद्दों की बात है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। और ये मुद्दा बड़ा था व्यक्ति से, इसलिए मैं वहाँ गया। भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं रहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी आज भी आंदोलन करे ना। कल तो मैंने ही ट्वीट किया, आज भी किया 2 अभय सिंह के पक्ष में, भाई ये गलत हुआ है। भाजपा की तरफ से कौन बड़ा नेता आया कहने के लिए? ये तो नहीं हो रहा है, तो उनका काम है, उनको सोचना चाहिए। मगर जमशेदपुर की जनता तो सब देखती है ना। जमशेदपुर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जो व्यवसायी वर्ग है, वह व्यवसायी वर्ग जितनी अनियमितताएँ किया है, बिल्डिंग्स बना लिया है, वो सब सवाल उठ रहे हैं, हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक उठ रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है।
तो मुट्ठी भर व्यवसायियों के बीच जो लोग हैं वो राजनीतिक स्टैंड लेकर और बाकी लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो आज ही हमारी बात है, जो वकील साहब लड़ रहे हैं, मैं जाऊंगा 2 बजे मिलने उनसे। मैं तो उनकी पूरी मदद करूंगा इस मामले में कि जमशेदपुर अनियमितताओं का शहर बना रहेगा, कब तक बना रहेगा ये देखना है हम लोगों को। इसके बाद तो जमशेदपुर के अस्तित्व का सवाल हो रहा है। मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि अगर शासन प्रशासन नहीं चेतेगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 साल के भीतर जमशेदपुर ऊंची इमारतों वाला स्लम हो जाएगा। पहले तो मोहर्दा पेयजल आपूर्ति परियोजना से गंदा पानी सप्लाई की शिकायत मिलती थी। अब तो जो मेनलैंड है टाटा का लीज वाला इलाका है, वहाँ के सभी मोहल्लों में गंदा पानी जाने की बात अब हो रही है। मैंने रांची में एक बैठक बुलवाई थी, उस बैठक में तय हुआ, तो आज 3 बजे जेएनएससी के ऑफिस में बैठक है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि नदियाँ गंदा हो गई हैं। यहाँ के पानी को पीने लायक बनाने में जितनी मशक्क़त आपको करनी पड़ रही है तब भी वो नहीं हो रहा है साहब। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम औद्योगिक काम के लिए पानी अलग से लें और पीने के लिए पानी अलग से लें। मैंने प्रस्ताव दिया है कि अपने उद्योग को चलाने के लिए सोरेखा नदी से, टाटा से लेकर तमाम लोग पानी लें, मगर पीने का पानी अब चांडिल डैम से आए जो साफ पानी है। और 2 स्थान बताया मैंने, सतनाला डैम है पारडी के पास में, नहर आती थी, अब सब इलाका बस गया तो खेती नहीं हो रही है। उस नहर से आप पानी लीजिए, या नहर गई है किनारे किनारे डिमना लेक के, तो चांडिल से रोज़ जितना पानी जमशेदपुर में खपत होता है उतना पानी डेली आप डिमना लेक में डाल दीजिए चांडिल डैम से। और डिमना लेक से तो पाइपलाइन आया है टाटा का, टाटा उस पाइपलाइन से पानी लाए, सबों को पानी दे। उस पानी को साफ़ करने में भी 2 पैसा का भी खर्च नहीं है, सबको साफ पानी मिलेगा। इतना पानी मिलेगा कि जमशेदपुर, मानगो, बागबेड़ा, आदित्यपुर, जुगसलाई, राहरगोड़ा, खड़ंगा झाड़, वो सब इलाके में पानी आपको परसूडी तक जाएगा और पीने का पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। तो मैंने ये सवाल उठाया है और मैं आज फिर बैठक में उठाकर मैं कोशिश करूँगा कि एक बड़ी मीटिंग सचिव स्तर पर बुलाई जाए, नीतिगत फैसला हो कि पीने का पानी चांडिल डैम से आए और उद्योग के लिए पानी आप स्वर्णरेखा से खींचिए लीजिए। तो मैं तो और कई चीज़ों को ऐसे उठाते रहता हूँ जो जनहित में मुझे सही लगता है। खैर सरयू राय जी तो जाने ही जाते हैं कि आधे से अधिक मुद्दे जो दबे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो विपक्षी पार्टी पर या फिर जिसके अगेंस्ट आपके दिमाग में बातें हैं, अगर कुछ गलत हो तो सरयू राय जी सबसे मुखरता से सामने आएंगे। अच्छा, अब जितने आपने अब तक बातें कही और जैसे कयासें लगाई जा रही हैं कि सरयू राय जी एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एक ऐसा बिहेवियर है उनका जैसे कि किसी परिवार से रूठा हुआ बच्चा, एक जिद्दी बच्चा जो उसे अपने पेरेंट्स की या यूं कहें तो सदस्यों के मनाने का इंतजार है। तो क्या सरयू राय जी सच में भाजपा से नाराज हैं या भाजपा का दामन वो फिर से थामेंगे, भाजपा के साथ हमें फिर से 2024 में दिखेंगे? कभी मौका आएगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मेरा भाजपा से जुड़ा हुआ है। 1979 में तो मेरा पूरा आरएसएस से जुड़ा हो गया था, क्योंकि तो 2024 में आप भाजपा के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं भाजपा के लिए। इसमें मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि आपके सामने बाघ खड़ा हो गया, अचानक बाघ आ गया आपके सामने, तो जो करना है बाघ करेगा, क्या आप करिएगा? तो जो करना होगा बाघ करेगा, आपको खाता है कि आपको छोड़ देता है। तो वैसे ही राजनीति में जो भाजपा के, लेकिन बाघ कुछ करेगा उसका इंतजार से पहले तो हमें भी तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। मैं अपनी तरफ से मैं कोई पहल नहीं करूंगा। आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे, मतलब आपने जैसे कहा कि बाघ खड़ा है और मैं खड़ा हूं, तो बाघ जो करेगा करेगा, वो बाघ की मर्जी है, वो मुझे बख्शे या खा जाए, लेकिन मैं नहीं करूंगा कुछ। अभी तक नहीं किया, मतलब अभी तक उधर से भी नहीं हुआ है, उन्होंने भी अभी तक कोई पहल नहीं। मतलब आपको इंतजार है कि उधर से कोई पहल हो तो मैं तो अपना नीति कार्यक्रम तय कर लिया है। 2024 के विधानसभा चुनाव तक आपको बता दिया, लोकसभा में क्या करेंगे, विधानसभा में क्या करेंगे। मेरा रास्ता तो स्पष्ट है, साफ है। मतलब अब तक हम माने कि भाजपा से सिर्फ आपका रूठना ही है, चीजें गलत नहीं है। एक बार अगर हाथ बढ़ाया जाए तो आप हाथ थाम लेंगे। इतना आसान नहीं होता है, आसान नहीं। मैंने जितनी बातें आपके सामने कहा, इन सभी बातों पर गौर तो करनी होगी ना।
ज़रूर। अच्छा, थोड़ा सा राजनीति से बाहर हल्का सा निकलते हैं। एक बात जो अभी झारखंड की नहीं पूरे देश की बात है ये, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ झारखंड की ही बात करती हूँ अभी। ये सवाल जो आपसे मैं करने जा रही हूँ, इसका उत्तर मुझे रघुवर दास जी की तरफ से क्या मिला था मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसा अभी माहौल चल रहा है, एक बार हमारी बेटी रूबिका पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। एक तरफ अंकिता घर में सो रही होती है, उसे कोई आता है और आग लगाकर चला जाता है उसी के घर पे। इधर किसी की मौत हुई, किसी को टुकड़े किए गए, और इधर राजनीति शुरू। पक्ष विपक्षी को बोलती है, विपक्षी पार्टी पक्ष को बोलती है, बड़े बड़े चैनल इधर 10 लोग को बिठाती है, इधर 10 लोग को बैठाती है, खूब पैनल डिस्कशन करती है और आउटपुट निकलता है 0। तो क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है कि इतनी बुरी तरीके से बेटियों के साथ जो चीजें हो रही है, और आगे भी पता नहीं ये कब तक होगा? तो क्या लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हो जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए किया, कांग्रेस ने उसके लिए किया, या किसी भी विपक्षी पार्टी की केंद्र को दोष देना शुरू करते हैं, राज्य सरकार को दोष देना शुरू करते हैं, तो क्या इससे न्याय मिल जाता है? या फिर आप लोग जो इतने बड़े स्तर पे काम करते हैं, इतने सत्ता पे बैठे, तो उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए? या फिर आपको क्या लगता है अभी जो लगातार जो हेमंत सरकार में हुई है ये चीजें कहां तक सही है, या क्या होना चाहिए था, या फिर हुई तो उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, कोई भी सरकार एजेंडा बनाकर तो ऐसा नहीं कराती है कि चलो हमारी सरकार है तो मैं किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी नारी के साथ ऐसा ऐसा करा दूं। एक तंत्र बना हुआ है, और ये जितने काम हुए हैं, हमारी सीआरपीसी है, आईपीसी है, जो भी पेनल कोड हमारे हैं, सभी में इनके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। अब आजकल हम सारी चीज़ों को राजनीतिक चश्मे से इस तरह से देख रहे हैं कि कहीं कोई घटना हो जाए तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन, पुलिस कम दोषी है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, जिसकी सरकार है, वो अधिक दोषी है। और इसमें कोई 19 कोई 20 नहीं है, सब बराबर हैं। इसी के कारण से न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें जो राजनीति में है गठबंधन, वो अपना हित देखते हैं। उनको लगता है कि दूसरा इससे बदनाम हो जाएगा, यहाँ नहीं बदनाम होगा तो देश में बदनाम होगा, दुनिया में बदनाम होगा। मणिपुर की जो स्थिति है, दुनिया भर में भारत के बदनाम होने की स्थिति है। तो ये सवाल इसलिए उठते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो इसको ही तो मानकर, इसी का अनुमान करके हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब जो सरकार बनती है उसको चाहिए कि इन प्रावधानों का निष्पक्ष रूप से उपयोग करे। तो जब कुएं में ही भांग पड़ी है, तो किसी जिले में घटना हो गई, तो जिले की सामाजिक स्थिति को देखकर पार्टियां अपना स्टैंड लेती हैं। वहाँ जो मूल चीज़ है, जो असली चीज़ है, वो गौण हो जाता है, और सबका अपना अपना एजेंडा वहाँ शुरू हो जाता है। तो शासन प्रशासन भी काम नहीं कर पाता है अपना। पुलिस को जो करना चाहिए पुलिस नहीं करता है, करता इतना ही है कि भाई हम जिसने किया उसको गिरफ्तार किया, हमने जेल में सज़ा दिलवाई। होता है, सज़ा तो मिलती ही है सबको, ऐसा नहीं कि सज़ा ना मिले इसके लिए कोई प्रयास करता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि इस तरह के जो भी अपराध हो जाते हैं, उस अपराध के लिए हमारे शासन प्रशासन में, संविधान में जो प्रावधान बने हैं, उन प्रावधानों को काम करने देना चाहिए। वे प्रावधान अगर काम नहीं करते हैं तब हमको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और किसी स्थानीय स्तर पर घटी घटना को हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी एक दल से हम जोड़ दें तो ये उचित नहीं है। इसलिए हमारी समस्त समस्याओं की जड़ हमारी मनोवृत्ति ही है। आज के जो नेता हैं वो किसी तरह से भी कुछ भी करके सरकार में रहना चाहते हैं, भले हमको वह काम करना पड़े जो नियम कानून संविधान के विरुद्ध है, जिसके हम शपथ खाते हैं, तो वह करके भी हम शासन में बने रहना चाहते हैं। तो इससे शासन की साख घट रही है, और शासन के होने का जो असली वजह होती है उस वजह पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए एक दिस फार एंड नो फर्दर, ठीक है, यहाँ तक हम जाएंगे, इसके आगे हम किसी हालत में नहीं जाएंगे साहब। इसी देश में, इसी हम लोगों के राज्य में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब नेताओं ने परहेज किया ऐसी चीज़ों से। 1980 तक के तो हम लोगों ने देखा है, जब होता है लोगों ने कहा कि नहीं, इस मामले को हम एक सीमा से ज़्यादा नहीं उठाएंगे। हम विधानसभा भी ये मामला उठता है तो केवल इसलिए उठता है कि हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करें कि सरकार इस दिशा में जो नियम कानून संविधान के प्रावधान है उसके अनुसार उचित कार्रवाई करें।
मगर यहाँ तो विधानसभा लोकसभा ही चलने नहीं देने की बात हो जाती है। तब ये बात खत्म हो जाए, मोदा गौण खत्म हो जाता है, विधानसभा नहीं चल रही यही प्रमुख हो जाता है। उसमें अगर मार्शल से बाहर निकलवा दिया तो वही प्रमुख हो गया, किसी को सस्पेंड कर दिया वही प्रमुख हो गया, मुद्दा गौण हो जाता है। कोई आंदोलन आजकल होता है तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, तो अगले दिन से पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन होने लगता है। जो जिस कारण से हमने आंदोलन खड़ा किया था और पुलिस लाठीचार्ज का सामना करना पड़ेगा, वो तो बहुत पीछे हट जाता है। अब रह जाता है कि इसको दंडित करो, उसको सस्पेंड करो, ये पुलिस ने चला दिया, कोई ऐसा हो गया। तो इससे ऊपर हम नहीं उठेंगे तो हम अच्छा शासन नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। बात करें सत्र की तो बात नहीं करना ही मुझे लगता है ज़्यादा न्यायपूर्वक होगा, क्योंकि जिस तरीके से सत्र स्टार्ट होता है हंगामे से और हंगामे पे खत्म हो जाता है, जो चीज़ें होनी चाहिए उस सत्र में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन हेमंत सरकार ने क्या फैसला लिया लड़कियों के लिए? इतनी जो चीज़ें हुई, इतने बड़े बड़े हादसे, क्या कड़े निर्णय लिए? एक भी उन्होंने हर बार दावा किया कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी बच्चियों के साथ हुआ, तो क्या एक कड़े निर्णय लिए उन्होंने जिससे मनोवृत्ति को चेंज नहीं किया जा सकता? अब किसी की मनोवृत्ति ऐसी है तो उसके लिए ही कानून बने, तो कानून कहाँ लागू हुए, कहाँ सजा मिली? और अब देखिए, अब हमको आपको देखना चाहिए ना कि उसमें हुआ क्या, आखिर जितने केस मुकदमे हुए उसमें क्या हुआ। मैं हेमंत सोरेन का बचाव नहीं करता हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा तो मुख्यमंत्री भी जो कदम उठाएगा वो नियम कानून संविधान की परिधि में ही उठाएगा। ऐसा नहीं कि हम को गोली मरवा दें, किसी को चौराहे पर खड़ा होकर, जो सरिया कानून है उसके हिसाब से हम करा दें, इस देश में तो संभव नहीं है। तो यही कहना है कि हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं चीज़ों की, हमारी स्मरण शक्ति एक ख़ास समय के बाद इजाज़त नहीं देती है कि हम उसको याद रखें, तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। नया मामला उठता है तो उसके संदर्भ में फिर वो बातें उठाई जाती हैं कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो इसमें तो मुख्यमंत्री या मंत्री या सरकार नहीं, हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो जो मामले चल रहे हैं उसमें सज़ा होगी, अपील होगी, न्यायालय में जाएंगे, 20 साल 25 साल लग जाता है फैसला होने में उन मुकदमों का। इसलिए सरकार ही कर सकती है कि हम त्वरित न्याय के लिए एक अलग कोर्ट बनवा दें। इस तरह की कुछ चीज़ें सरकार कर सकती हैं, नहीं तो निष्पक्ष तरीके से सोचिएगा तो सरकारें भी उसी नियम कानून से बंधी हुई हैं जिस नियम कानून के आधार पर ऐसी होने वाली घटनाओं में दंड देने का प्रावधान है। जैसे शुरू से अब तक मैंने आपसे सवाल किए, अब जाने भी इसलिए जाते हैं कि शरीर राय जी को जितना भी गुस्सा दिला लो या जितनी भी सवाल पूछ लो, बड़े शालीनता से आपका जवाब देंगे, कटाक्ष भी करेंगे तो बड़े मीठी छुरी की तरह कटाक्ष करके निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक कड़क तेवर के साथ भी बात करते हैं लेकिन बड़े शालीनता से। क्या, कैसे रखते हैं आप अपने आप को इतना शांत, इतना शालीन कैसे रख पाते हैं हर परिस्थिति में? अब ये ताकत है, ये कमजोरी है, इसका फैसला तो लोग करते हैं ना। अपना तो स्वभाव होता है, हर आदमी के अलग अलग स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुरूप ही काम होता है। कोई चाहे तो कृत्रिमता से ट्रेनिंग लेकर कुछ समय तक चल सकता है, मगर लंबे समय तक ये होता नहीं है। हमने देखा है, अब तो बहुत अनुभव हम लोगों का हो गया, गुस्सा होने का, नाराज़ होने का, किसी को कुछ बोल देने का, नतीजा क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है। अफसोस होता है बाद में कि साहब हमने, नतीजा निकलता है 2019 का चुनाव। नहीं, बाद में लगता है ना कि भाई फलाना आदमी को बोल दिया हमने, कह दिया, ये ठीक नहीं था, अपने ही अफसोस होता है उसका। इसलिए बेहतर है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भी तो कोई ना कोई औचित्य है जिस कारण से अपनी बात को कह रहा है। मैं तो क्षेत्र में जाता हूँ तो सामने आकर लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, हम लोग उसको सहते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं, बाद में समझते हैं। आप राजनीति में बहुत आगे हैं, राजनीति छोड़ के आपकी सबसे अच्छी काम क्या है जो आप करते हैं अपने दिनचर्या में? आपको लगता है हाँ ये सबसे अच्छा काम है जिसके अपना मन शांत करने के लिए, अपना दिमाग शांत करने के लिए? मैं पर्यावरण के विषयों पर सोचता हूँ, बात करता हूँ, काम करता हूँ। भ्रष्टाचार और प्रदूषण दो ही ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनको मैं करता हूँ। मैं हॉबी की बात कर रही हूँ, आपकी हॉबी उसके अलावा क्या है, क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हॉबी तो जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही है, यही है हॉबी। पीछे बहुत सारी किताबें दिख रही है, यहाँ मैं देख रही हूँ, इधर राजदेव सिन्हा जी की किताब है और बहुत सारी किताबें हैं, रामचरित्र मानस रखी हुई है। किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन लगते हैं आप मुझे। पढ़ लिया हम लोग जितना पढ़ना था, किताब तो पढ़ते ही हम लोग, अभी भी दिन में आधा घंटा 1 घंटा हम लोग कुछ ना कुछ। सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है आपको?
ये बहुत मुश्किल है कहना। किसी के ऊपर बात कहिए तो लोगों को आक्षेप लगेगा कि भाई हमारे ये क्या दिया उन्होंने। आप सोशल मीडिया पे भी उनके साथ पहले हम लोग थे तो रुचि अलग, एक समय था जब हम लोग को जासूसी उपन्यास पढ़ने की बड़ी आदत थी। आदमी खोज खोज के इब्ने सभी का, कर्नल रंजीत का, किसका हम लोग पढ़ते थे। फिर आ गया, उसके बाद दर्शन में रुचि हुई, साहित्य में रुचि हुई, उसको पढ़े। विज्ञान में रुचि थी, विज्ञान की किताबें हम लोग पढ़ते हैं। तो अब तो जो मिल जाती हैं किताबें उनको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये बात क्लियर हो गई कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें सरयू राय जी हमें फिर से पूर्वी से खड़े दिखेंगे और बिल्कुल मुखरता से जैसे उन्होंने परास्त किया था एक बार फिर से वो बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने इनसाइड झारखंड के दर्शकों के साथ आप जुड़े, बहुत सारी बातें शेयर की। 2024 में जो चुनाव होने वाला है और आपने इतनी सारी बातें कही, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इनसाइड झारखंड न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? और लोगों को अपने हिसाब से विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि सत्य किसी के पास सत्य के रूप में आता नहीं है। आसपास के परिवेश से हम सभी प्रभावित रहते हैं और आसपास के परिवेश से ही हम लोगों को सही गलत सूचनाएं मिलती हैं। जो सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर हम सभी अपना मन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं किसी के बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि लोग विश्लेषण करें और इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें अच्छा के लिए करें, और लगता है कि हमारे करने से अच्छा नहीं हो रहा है तो हम उस करना छोड़ दें, खोजें क्या करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत सारी बातें करी। हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानकर खुश हुए होंगे कि आपने क्या सोचा। कुछ बातें हमें भी पता चली, 2024 में होने वाले चुनाव के बारे में पता चली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनसाइड झारखंड को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी, जिनका चुनावी रणनीति क्या है ये हमने जानी। 2024 के चुनाव की तैयारियां इनकी जानी, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनका भाजपा के साथ रूठने मनाने का सिलसिला कब तक चलेगा। लेकिन हाँ, एक बार फिर से वो हमें दिखेंगे चुनावी मैदान में पूर्वी क्षेत्र से ही। तो तैयार हो जाइए आप भी देखने के लिए कि क्या होता है और क्या बदलती है चीज़ें, कैसे लेता है ये राजनीति गलियारों में नई नई मोड़। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। फिर मिलूंगी आपसे एक नए शख्सियत के साथ, नई बातें लेकर, चुनावी बातें लेकर। देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।